नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र में जो कहानी संग्रह हैं उसका अनुशीलन कर रहे थे। उसी क्रम में हमने कुछ कहानियों का अध्ययन कर लिया है और आज हम जिस कहानी का अध्ययन करेंगे वो है पर्दा। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। कहानी पर चर्चा करने से पूर्व लेखक यशपाल का जीवन परिचय के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुरा छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में, डीएवी स्कूल लाहौर और फिर मनोहर लाल हाई स्कूल में हुई। यहीं पर ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होने के कारण ये सन 1932 में जेल भी गए। 1938 में ये जेल से छूटे और 1939 से इन्होंने नियमित लेखन है वो प्रारंभ किया। ये क्रांतिकारी विचारधारा के होने के कारण इन्होंने एक क्रांतिकारी विचारधारा के पत्र विप्लव का भी संपादन किया। 1939 से 1979 तक लगभग इनके 17 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। जिस सामाजिक दायित्व के निर्वाह का प्रारंभ प्रेमचंद की कहानियों में हमें देखने को मिलता है, यशपाल जी ने उसे सामाजिक यथार्थवाद का रूप प्रदान किया। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होकर अपनी कहानियों में इन्होंने वर्ग भेद और सामंतशाही मनोवृत्ति एवं पूंजीवाद के आर्थिक शोषण के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हुए उन्होंने आर्थिक विषमता को ही लिया है और जीवन की अन्य समस्याओं को उन्होंने स्थान नहीं दिया। यशपाल की कहानियों में इनकी संवेदना पीड़ित और शोषित वर्ग के प्रति है। इनकी कहानियों में उन्मुक्त प्रेम का चित्रण है। वे नारी को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। प्रेमचंद की जनवादी सोच को यशपाल जी ने ही आगे बढ़ाया और मध्यवर्गीय अंध परंपराओं और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए हैं। प्रेमचंद ने गांव के किसानों की पीड़ा को लिया है तो यशपाल ने शहरी दलित वर्ग को। इन्होंने पात्रों के अंतर्द्वंद का भी चित्रण किया है, पर वह मनोवैज्ञानिक धरातल पर नहीं है, अपितु आर्थिक विपन्नता से ही जुड़ा है। वर्ग विभेद का चित्रण करने के कारण उनके पात्र वर्ग प्रतिनिधि हैं। उनकी प्रमुख जो उपन्यास हैं उनमें झूठा सच, 12 घंटे, मेरी तेरी उसकी बात, दादा कॉमरेड, दिव्या, अमिता आदि लगभग 12 उपन्यास हैं उन्होंने लिखे हैं। कहानी संग्रह इनके हैं को दुनिया तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, ओ भैरवी आदि। लगभग 16 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं जिनमें लोहे की दीवार के दोनों ओर सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन भी इन्होंने किया है। अब हम यशपाल जी की कहानी पर्दा पढ़ते हैं। तो देखिए शुरू से। चौधरी पीरबख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। तालीम है वो उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है शिक्षा। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की नहीं हुई। वहीं 30 और 40 रुपये माहवार का दर्जा। अपने ज़माने की याद कर चौधरी साहब भी कहते, वो भी क्या करते थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्ट्री करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। ऊंचे ओहदों पर और बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली।
इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई, बरकत यानी बढ़ोतरी। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में मोढ़े पर बैठ नेचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी या टाट का नहीं बल्कि बढ़िया किस्म का ही रहता। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए, इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद एक ड्योढ़ी पर लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के शादी ब्याह होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़कर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर कारखाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। जो जो ज़माना गुजरता गया तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती गई। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफ़ा पाया, जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदरिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या। स्कूल की फ़ीस हर महीने और किताब कॉपियाँ और नक्शों के लिए रुपये ही रुपये। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मुल्ला के करम से बीवी की गोद भी जल्द ही भरी। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर ख़ानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेदपोश ख़ानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ न थी। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिससे किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सजी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कूली रहते। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी साहब कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक की किसी काम काज से निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपये पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फ़िक्र करने आया नहीं। वह छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बाहर होता है, 100 किस्म की झंझटें होती हैं। कभी बच्चे तो तकलीफ़ में तो कभी जच्चा। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे न हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही न। मील की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को तनख्वाह गिनकर मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कब पेशगी यानी पहले तनख्वाह लेना। कभी बहु ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी साहब घर की छोटी मोटी कोई चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते। ब्याज मिलकर 16 आने हो जाते।
और फिर चीज़ के घर लौट आने की कोई संभावना नहीं रहती। मोहल्ले में चौधरी पीरबख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ में सुई धागा लेकर उनकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान के ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफ़ा कसे जाने से पेच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपये किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, न हो मकान छोड़ जाऊं। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भरी दहशत रहती कि कहीं कोई चोर न आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबुत कपड़ा या बर्तन चोर को ले जाने को न मिलता। पर चोर तो चोर है, छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटकाई गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस ज़माने में दरी यूँ काहे ख़राब करोगे, बाज़ार से लाकर कोई टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीरबख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफ़ा पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम न मिलता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगी के इस ज़माने में घर की 5 औरतों के शरीर के कपड़े जीर्ण होकर यूँ गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़ा किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की कोई गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे में जब पेबंद संभालने की ताव न रही, मार्किन का कुर्ता पायजामा ज़रूरी हो गया। पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी न हो तो गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह पर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय परवरिश को रुपए की ज़रूरत आ पड़ी। कहीं और प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली खां से 4 रुपये उधार ले लिए थे। बब्बर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बब्बर मियाँ से कर्ज लिया करते थे। कई दफ़ा चौधरी पीरबख्श ने बब्बर अली को कर्ज और सूद न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी के बीच बचौल भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बब्बर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। इस प्रकार हमने पर्दा कहानी पढ़ी है। आगे की जो इसकी कहानी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।